देश के चुनाव के नतीजे 8 बजे से आना शुरू हो जाएंगे, ट्रेंड्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और आज इंडिया टीवी पर ये काउंटिंग डे, जब देश की तस्वीर आज तय होगी, वो आप देखने जा रहे हैं इंडियन टेलीविजन इतिहास के सबसे बड़े चेहरे रजत शर्मा के साथ। जी हाँ, रजत जी हमारे बीच अब कभी भी होंगे, किसी भी लम्हा वो स्टूडियो के अंदर आ सकते हैं और उनके साथ आज आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे, इन नतीजों के सारे ट्रेंड्स और उसका पूरा एनालिसिस, पूरा विश्लेषण। आज दिन भर पूरे देश में जो चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, हर राज्य के अंदर धुआंधार लड़ाई लड़ी गई है। पिछले 2 महीनों में आपने जो प्रचार देखा, जो कैंपेन देखा, अब उस सब का क्या असर हुआ, वोटर के मन में कौन सी बात गई और क्या वोट डला, इस सब का विश्लेषण आप दिन भर आज देखेंगे। रजत जी आपके साथ होंगे और रजत जी अब से लेकर लगातार तब तक जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि देश में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, तब तक वो आपके साथ ही रहेंगे। तो आपका और आज इंडिया टीवी का आज का जो ये अपॉइंटमेंट है पूरी तरीके से फिक्स है, लॉक है। थोड़ी देर में आपको बता दूं गिनती शुरू होगी 8 बजे। पहले पोस्टल बैलेट गिने जाते हैं। कल ये मांग की गई थी विपक्ष की तरफ से कि पहले पोस्टल बैलेट के नतीजे घोषित किए जाएं और उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो। आमतौर पर हर बार यही होता है कि पोस्टल बैलेट खुलते हैं पहले, उसके आधे घंटे के बाद ईवीएम मशीनें खोली जाती हैं। आज भी वैसा ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने कल बहुत सारे आरोपों के जवाब भी दिए हैं और यह कहा है कि एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी कुछ लोगों की तरफ से, लेकिन हमने हर सवाल का उत्तर दिया है, जवाब दिया है। भारत का चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष हुआ और वैसे ही आज चुनावों के बाद वोटों की गिनती का जो दिन है वो भी पूरी तरीके से पारदर्शी होने जा रहा है। फिर आपको बता दूं रजत शर्मा जी कभी भी आपके बीच में होंगे अभी स्टूडियो में, और उनके साथ आप देखेंगे आज देश के लोकतंत्र को निर्धारित करने वाली आज किसकी बनेगी सत्ता, कौन होगा सत्ता पर काबिज, वो दिन है। और उसका पूरा विश्लेषण रजत शर्मा जी के साथ इंडिया टीवी पर बस अब से थोड़ी देर में लगातार। देखिए फौरव, आप जैसे ब्रीफ कर रहे हैं, मेरा एक्साइटमेंट इतना बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर नतीजा क्या होने जा रहा है, जहां पर मोदी के साथ साथ योगी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। यहां पर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ गठबंधन के साथ जिस तरीके का चुनाव लड़ा है, क्या इसका असर वहां के मतदाताओं तक पहुंचा है, उन्होंने क्या नतीजा दिया है, आज ये नतीजा आपको इसी टेलीस्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की 80 सीट। बिहार की अगर बात करें, नीतीश कुमार जिन्होंने आरजेडी के साथ अलायंस तोड़कर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ थामा, कमल का फूल उन्होंने भी हाथ में लिया। उन्होंने कहा कि बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध ले। तो वो जनता ने क्या ये बात पसंद की है? बिहार का जनादेश क्या होने जा रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और पश्चिम बंगाल पर तो इसलिए लोगों की निगाहें इतनी टिकी हुई हैं कि ये एक फाइटर, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हें सबसे बड़ा फाइटर कहा जाता है, वर्सेस स्ट्रीट फाइटर, क्योंकि ममता बनर्जी सड़कों पर निकलकर जंग लड़ने वाली जैसी एक कद्दावर नेता हैं। तो इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर दिखाई देगी? बड़ा इंटरेस्टिंग ये नतीजा आज होने जा रहा है। अब से थोड़ी देर में रजत जी हमारे बीच में होंगे, ये सारे विश्लेषण हम उनसे भी पूछेंगे, सारे सवाल साउथ के नतीजे भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा सौरभ। जैसा कि आप दोनों जिक्र कर रहे हैं कि सारे स्टेट्स पर अगर हमारी निगाहें हैं, तो इस बार साउथ के स्टेट्स पर भी हमारी निगाहें हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी को पूरी उम्मीदें हैं कि जिस साउथ में लगभग 0 के आसपास रहती है कई राज्यों में बीजेपी, उन राज्यों में ना सिर्फ बीजेपी खाता खोलेगी बल्कि सीटों में भी इजाफा करेगी। और इसीलिए 400 पार का जो नारा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पूरे एनडीए के लिहाज से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोट किया गया है। अब से थोड़ी देर बाद जब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, अब से थोड़ी देर बाद जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे, तो आपके सामने पूरे देश की एक स्पष्ट पिक्चर हम रखने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए आप देखिए हमने खास इंतजाम किया है। तमिलनाडु की जब बात आएगी तो कांग्रेस का ये 0 कितना बढ़ता है, बीजेपी का ये 0 कितना बढ़ता है, एआईएडीएमके का ये 0 कितना बढ़ता है, ये सब कुछ आपके सामने होगा। एक एक करके नंबर्स फिर होना शुरू हो जाएंगे। केरल में क्या होगा, क्या केरल में बीजेपी को कोई फायदा पहुंचेगा, क्या खाता यहां पर बीजेपी खोल पाएगी, ये सब कुछ थोड़ी देर में आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। साउथ के राज्यों पर समीर जी इस बार सभी की निगाहें हैं। आपको क्या लगता है कितना बढ़ सकता है भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ साउथ में? देखिए, मुझे लग रहा है साउथ के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जितनी नजर है उतनी कांग्रेस के ऊपर भी नजर है कि कांग्रेस का वैसा प्रदर्शन कर पाएगी जो 2019 में किया था। कांग्रेस का बहुत बेहतर प्रदर्शन साउथ के राज्यों में रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 राज्य बहुत ज्यादा महत्व के हैं इस समय। आंध्र प्रदेश में तो वो गठबंधन में तेलुगु देशम पार्टी के साथ चुनाव लड़ी, तो तेलुगु देशम का सहारा है। लेकिन केरल के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक गठबंधन बनाया है वहां के छोटे दलों को लेकर,
केरल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि इस बार वहां उसका बेहतर प्रदर्शन होगा, कम से कम 2 सीटें जीतने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस बार अन्नामलाई ने जिस तरीके से वहां पे लगातार चुनाव प्रचार अभियान किया भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु में बहुत ज्यादा फोकस रहा है, केरल प्रधानमंत्री मोदी गए, तो दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस बार खाता खुलेगा। और खासतौर से तमिलनाडु में तो ज्यादा उम्मीद है कि इस बार द्रविड़ पॉलिटिक्स के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी, जो अभी तक तमिलनाडु की राजनीति स्थानीय क्षेत्रीय दो दलों एआईडीएमके और डीएमके के बीच बढ़ती रही थी, पहली बार होगा जब भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी ने वहां पर दस्तक दी है। और मुझे लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी का वहां पर खाता खुलेगा। अगर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक दुगने से ज्यादा होगा। अगर वहां खाता खुलता है और बेहतर प्रदर्शन करती है, तो मोदी के साथ साथ मुझे लगता है अन्नामलाई को भी इस बात का क्रेडिट जाएगा कि जिस तरीके से उन्होंने वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम किया, यही कमी केरल में भारतीय जनता पार्टी को कमी है कि वहां पर उनके पास राज्य में कोई अन्नामलाई जैसा नेता नहीं रहा जिसने लगातार 5 साल इतना काम किया हो। केरल में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है, लेकिन मुझे लग रहा है केरल में कांग्रेस भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। सर, जितनी भी संभावनाएं हैं, बहुत जल्दी उन संभावनाओं पर से पर्दा हट जाएगा और नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। सौरभ, जो क्लीन स्वीप वाले राज्य हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें, हम हरियाणा की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या होने जा रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। मैं तो लगातार घड़ी देख रही हूं कि समय कट क्यों नहीं रहा है, ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, कब 8 बजे और नतीजे आने शुरू हो जाए। या बिल्कुल, वैसे तो हर स्टेट आज इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे मेहमान से ही जानना चाहूंगा आपके लिए की स्टेट्स कौन सी, आपकी निगाह राहुल सबसे ज्यादा कौन से राज्यों पर है? इसको देखा जा सकता है कि बीजेपी के लिए की स्टेट्स कौन सी हैं और कांग्रेस के लिए या विपक्ष के लिए, मैं कांग्रेस तो उस तरह से नहीं बोलूंगा, विपक्ष के लिए की स्टेट्स कौन सी हैं। अगर मैं बीजेपी के लिहाज से देखूं तो जहां पे फायदा होगा वो है वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट, उड़ीसा जैसी स्टेट, तेलंगाना जैसी स्टेट। यहाँ पर फायदा होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि बीजेपी को अगर कहीं नुकसान हुआ तो इन राज्यों से जो है उसको फायदा होगा। अगर पश्चिम बंगाल में उसकी सीटें बढ़ती हैं या उड़ीसा में वो देखिए, उड़ीसा बड़ा इंपॉर्टेंट राज्य इसलिए भी है कि बीजेडी का लगातार वहाँ पे सत्ता में रही है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाया। और पिछली बार 8 सीटें जो है बीजेपी को मिली थी, इस बार कितनी 21 में से वो बढ़ा सकती है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी तरफ तेलंगाना में नंबर 1 पार्टी कौन होगी, कांग्रेस होगी या बीजेपी होगी? क्योंकि बीआरएस का ग्राफ जिस तरह से गिर रहा है, उसका वोट शेयर किसको जाएगा या उसके जो वोटर्स हैं वो किसको वोट करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर विपक्ष के हिसाब से मैं देखूं तो मेरे को लगता है कर्नाटक जो है एक बड़ा राज्य होगा जहां पे उसे लगता है कि वो बेहतर इस बार प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पे लगता है कि बेहतर प्रदर्शन होगा। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां बेहतर प्रदर्शन की बात है। तो ये सारे ऐसे राज्य हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे अपनी तरफ। महाराष्ट्र में भी देखिए, महाराष्ट्र में उस तरह से अगर मैं ये कहूँ उद्धव ठाकरे का जो गुट है, जो वो उसकी जो साख है वो पता चलेगी। आखिर देखिए, चाहे चुनाव आयोग ने ये तय कर दिया हो कि शिवसेना किसको का सिंबल किसको जाएगा, चाहे उसने एनसीपी के सिंबल को तय कर दिया हो, लेकिन जनता क्या तय करेगी? क्या उद्धव ठाकरे को बेहतर वोट मिलेंगे? क्या उद्धव ठाकरे ये सिद्ध कर पाएंगे कि असली जो हकदार हैं शिवसेना के वो हैं? ये सारी चीज़ें वहाँ पे तय होंगी और ये माना भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो है उद्धव ठाकरे को अच्छा खासा वोट मिलेगा। नई दिल्ली से बीजेपी की उम्मीदवार बांसुरी स्वराज, उनकी तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे थे। उनका पहला चुनाव है, पार्टी ने पहली बार उनको चुनाव में उतारा। अब दिल्ली में इस क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने की जिम्मेदारी का एक अंश उनके ऊपर भी है। अपनी सीट वो निकाल पाती है कि नहीं निकाल पाती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है इस बार, इसलिए थोड़ी दिलचस्पी दिल्ली में ज्यादा है। हालांकि ज्यादातर पोस्टर्स को नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के पास जिस किस्म की बैंडविड्थ थी पिछले 2 चुनावों में उसका मुकाबला कर पाएगी ये कॉम्बिनेशन होने के बावजूद। लेकिन फिर भी देखते हैं, 1-2 सीट्स पर तो इंटरेस्टिंग मुकाबला बताया जा ही रहा है। शांतनु कुछ बोलना चाह रहे थे इससे पहले। देखिए, मैं एक तो आपने दिल्ली की बात कही, दिल्ली की 7 सीटों पे भाजपा का जो वोट परसेंटेज था वो 50% से ऊपर था। और अगर आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज मिला लें उन सीटों पर तो वो 50% से कम है। इसलिए दिल्ली में एक भी सीट पे चैलेंज दे पाना बहुत मुश्किल है। तमिलनाडु की बात हो रही थी तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि तमिलनाडु में भाजपा अपने सिंबल पे 23 सीटों से लड़ रही है, जबकि डीएमके 22 सीटों से लड़ रही है और कांग्रेस 9 सीटों से लड़ रही है। तो भाजपा कांग्रेस और डीएमके से भी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रही है तमिलनाडु में। ओडिशा को लेकर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संजीव जी कह रहे थे कि आप देखिएगा 10 जून को हमारी सरकार वहां बन रही है। तो ये तो तभी होगा जब जनादेश भी वैसा होगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं संजीव जी? भाई, जैसे राहुल कह रहे थे, उड़ीसा उन स्टेट्स में से है जहां बीजेपी को बढ़त की उम्मीद है कि पिछली बार के मुकाबले टैली बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर बात है कि कई जगह तो वो ऑलरेडी मैक्स पे थे, पीक कर चुके थे। तो
और उड़ीसा में लगता ये है कि नवीन पटनायक जो वैसे इतने रिलैक्स्ड और लेड बैक लगते हैं लेकिन हैं बड़े शातिर पॉलिटिशियन, उन्होंने पहली बार ये पांडियन का सेल्फ गोल किया है। और ये जो नैरेटिव है वहाँ की भाई उड़िया क्या एक तमिलियन को दे दिया जाएगा, जो कि उनको आखिर में ये तक कहना पड़ा कि वो मेरे उत्तराधिकारी नहीं है, पांडियन मेरे सक्सेसर नहीं है, वो एक मुद्दा वहाँ पे शायद ज़मीन पे चल रहा है। बाकी तो बीजेडी का इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है वहाँ पे कि उसको विधानसभा में हरा पाना मुझे अभी भी अचरज होगा अगर लेकिन लोकसभा में सीटें बीजेपी की अनडाउटेडली बढ़ रही है। बीजेपी की बढ़ सकती हैं, बिल्कुल बढ़ सकती है। अब देखिए, ये तो बात रही उड़ीसा की। थोड़ी देर बाद रुझान आने शुरू होंगे और आपके सामने स्पष्ट पिक्चर पूरे देश के सामने आ जाएगी। लेकिन शांतनु जी, उत्तर प्रदेश की पिक्चर आपसे समझना चाह रही हूँ। उत्तर प्रदेश की जो टैली हम दिखा रहे हैं या जो सीटें हम दिखाएंगे, वो आज क्या तय करने जा रही है भारत में? देखिए, जितने भी एग्जिट पोल आए उसमें मेरा जो अगर किसी से अलगाव था वो केवल उत्तर प्रदेश से था। उत्तर प्रदेश में सबने 68 + 2 70 आसपास सीट दिखाई। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश भाजपा को, एनडीए को 74 से 75 सीट देने जा रहा है। उसका मेरा लॉजिक ये है कि उत्तर प्रदेश में जो वोट शेयर था वो 50% पहुंच चुका था भाजपा का, और अखिलेश अपने पीक पे 33-34 में पहुंचे हैं 22 के विधानसभा चुनाव में, जहां लोकल पार्टी ज्यादा वोट लेती है। उसमें आप कांग्रेस का 4-5% जो उनका मैक्सिमम होता है, तो वो कभी 40% से ज्यादा पहुंचे ही नहीं। और यहाँ पे योगी मोदी ने ऐसा क्या गलत करा है कि वो उत्तर प्रदेश का वोट शेयर ले ले? इसलिए मुझे लगता है कि वहां पे शायद एक आध सीट पे कुछ समीकरण हो सकती है, लेकिन छोटी कम मार्जिन से जीतेगी। लेकिन भाजपा और एनडीए वहां पे 74-75 सीटों पे। मैनपुरी कहना चाह रहे होंगे, देखिए, कन्नौज उत्तर कहना प्रदेश- चाह रहे आप साफ दे रहे हैं ना मैनपुरी उत्तर तो। प्रदेश में जैसे हम भी कल भी डिस्कशन कर रहे थे, एक उत्तर प्रदेश में क्या बदला है? उत्तर प्रदेश में ये बदला है कि मुसलमान ने एक मुश्त वोट किया है ओपोजिशन। नहीं, वो तो पिछली बार ठीक है, बसपा सपा के साथ एक कुछ वोट बसपा किया। में बट गया था वोट। नहीं, बसपा सपा ने साथ पिछली बार एक थे ना दोनों। दोनों एक वोट नहीं बसपा बटा एक था, लड़े नहीं थे। बटा था पिछली बार। तो वैसे भी तब भी ये हुआ था कि मुसलमान ने ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वोट जाके दिया था। इस बार अगर आप देखेंगे तो सर्ज है, लगभग 10-15% का सर्ज जो है वो मुसलमान वोट का है। उसके बाद अगर आप ये भी एनालाइज करेंगे, यादव वोट बिहार में भी उत्तर प्रदेश में भी जो है वो पूरी तरह से विपक्ष की तरफ गया है। तो ये बदला है। अगर आप ये बात करेंगे क्या बदल गया है, तो ये बदल गया है। ये सबसे बड़ा एक बदलाव हुआ है कि मायावती चुनाव से बाहर हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर। 2019 में जो मायावती एक बड़ी खिलाड़ी थी प्रदेश की राजनीति की, मुझे लग रहा है कि 2024 में मायावती फैक्टर रहा नहीं है। नहीं, तो लेकिन मुझे सर लग रहा एग्जिट पोल चुनाव में से जो बाहर कास्ट नहीं का हुई, चुनाव से समीकरण बाहर था, कर दिया गया। कास्ट का जो समीकरण था अभी भी जो नहीं, वो जाटा बहुतों वोट को बैंक है चुनाव से उनके बाहर कर साथ रही है। बड़ा इंटैक्ट ये भी दिखाई है। दे रहा था। जी, अच्छा देखिए, ऐसे ही हर राज्य अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, ये कर्नाटक हो, खास तौर पर ये 4-5 राज्य, इनको माना जा रहा है कि ये तय कर देंगे कि आखिर कौन सरकार बनाएगा और कौन इस बार बाहर बैठेगा, विपक्ष में बैठेगा। क्योंकि इन राज्यों के अंदर लड़ाई बाकी राज्यों से थोड़ी सी अलग है। यहां पर आप कह सकते हैं अलायंसेस ज्यादा मजबूत हैं विपक्ष के, और इसलिए शायद उनको उम्मीदें भी ज्यादा हैं। और बीजेपी ने क्योंकि पिछली बार लगभग हर राज्य के अंदर स्वीप किया था, बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया था, तो इसीलिए चुनौती उसके सामने ज्यादा है। बाकी उत्तर भारत के और पश्चिम के जो राज्य हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी का लगभग 100%, 95% स्ट्राइक रेट था। उसको रिटेन कर पाना यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी लेकिन बार बार एक बात ही कहती है कि हर चुनाव से पहले आप सारी जिम्मेदारी, ये सारी चुनौतियां हमारे लिए पेश करते हैं। कभी ये क्यों नहीं कहा जाता कि जो 14 में हुआ, 19 में हुआ, वो 24 में भी हो सकता है? जैसा अभी शांतनु कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये मान लेना कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 2014 से कम आएंगी, जब 71 सीट आई थी, ऐसा वहां पर क्या बदला है?